नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। नवा कदम, उत्साही बने, बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं, मगर उत्साह का नंबर पहला है। उत्साह आत्मविश्वास, आत्मबल और वफादारी को बढ़ाता है। यह अमूल्य है। उत्साह एक दूसरे में फैलता है। हम किसी व्यक्ति के बात करने, चलने और हाथ मिलाने के ढंग से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। उत्साह एक तरह की आदत है, इसे अपनाया जा सकता है और इसका अभ्यास किया जा सकता है। कई दशक पहले चार्ल्स शॉब, जिसकी सालाना तनख्वाह $10 लाख थी, उससे एक बार पूछा गया क्या वह स्टील बनाने की अपनी विशेष योग्यता की वजह से इतनी तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों का उत्साह बढ़ाने की योग्यता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और किसी व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का तरीका प्रोत्साहन और प्रशंसा है। जब तक जिंदगी है, जिंदा दिली से जिएं, मौत आने से पहले ही मुर्दा न बने। उत्साह और इच्छा साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। सिर्फ 1 डिग्री के फर्क से पानी भाप बन जाता है, और भाप बड़े से बड़े इंजन को खींच सकती है। उत्साह हमारी जिंदगी के लिए वही काम करता है। 10वां कदम, ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफदेह हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं हैं। हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ कमियों को ढूंढने के लिए माफ़ी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय न दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज़्यादातर लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफ़ी गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी कोढ़ या तपेदिक नहीं है, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। मदर टेरेसा। तारीफ का असर तभी होता है जब उसमें इस तरह की कुछ बातें हों। नंबर 1, यह साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को यह कहकर चल देता हूँ कि उसने अच्छा काम किया है, तो वह मन में क्या सोचेगा? वह सोचेगा मैंने अच्छा किया है। वह कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर जब मैं यह कहता हूँ तुमने जिस तरह उस अड़ियल ग्राहक को समझाया वह बहुत अच्छा काम था, तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। नंबर 2, यह तुरंत होनी चाहिए। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। नंबर 3, यह सच्ची होनी चाहिए। यह दिल से निकलनी चाहिए। हमारे हर शब्द से ईमानदारी झलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से तारीफ ना कर रहे हों तो बेहतर है कि तारीफ ना करें, क्योंकि उससे गैर ईमानदारी झलकने लगती है। नंबर 4, प्रशंसा में परंतु शब्द लगाकर उसे हल्का ना करें। परंतु लगाकर हम उस प्रशंसा का महत्व मिटा देते हैं, और इसके अलावा या ऐसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर है। मुझे आपका काम पसंद आया, लेकिन यह कहने के बजाय कुछ इस तरह कहिए, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा क्या आप कृपया। नंबर 5, प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं खड़े रहते हैं। प्रशंसा करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई तारीफ करे तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रता पूर्वक स्वीकार कीजिए। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज़्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति तो जान जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई अवसर हाथ से न जाने दें। इससे प्रशंसित व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ता है, साथ ही हमारा स्वाभिमान भी बढ़ता है। लोगों के सामने किसी की तारीफ करने का अर्थ उसे मान्यता देना है। चेतावनी, किसी मानदंड के बिना की गई तारीफ संबंधित आदमी को नाराज कर सकती है। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है? इन दोनों के बीच सच्चाई का फर्क होता है। एक दिल से होती है, जबकि दूसरी जुबान से। एक में असलियत होती है, दूसरी में स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोगों को ईमानदारी से तारीफ करने की तुलना में चापलूसी करना आसान लगता है।
हम ना तो चापलूसी करें, ना ही चापलूसों की बातों में आए। स्कूलों में एक पुरानी कहावत है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है, फिर भी कभी कभी तुम बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हो। जोनाथन स्विफ्ट। झूठी तारीफ रेगिस्तान में मृग मारीचिका के समान है। जैसे जैसे हम उसके नजदीक आते हैं और ज्यादा निराशा मिलती है, क्योंकि यह भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोग अपने घटियापन को छिपाने के लिए चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लगा लेते हैं। 11वां कदम, जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए बढ़ें। जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझे इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार ना आए। यह जीने की अच्छी फिलॉसफी है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। गलतियों से सीखना चाहिए। गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलती के लिए ना तो किसी पर दोष लगाएं और ना ही बहाने बनाएं। इस पर अड़े ना रहें। जब हम अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्वीकार करके माफ़ी मांगें। अपनी सफाई ना पेश करें। क्यों? गलती स्वीकार करने से दूसरा व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। 12वां कदम, तर्क करें पर तकरार ना करें। तकरार और बहस से बचा जा सकता है और थोड़ी सावधानी बरतकर इंसान मन की बहुत सी तकलीफ़ों से बच सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पड़ा ही न जाए। बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी खो देते हैं तो यह कैसी जीत हुई? बिल्कुल खोखली। बहसबाजी झूठे अहंकार को से पैदा होती है। बहस करना हारी हुई लड़ाई को लड़ने के समान है। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल होने वाली चीज से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जज्बाती लड़ाइयाँ हमारे जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द छोड़ जाती हैं। बहस में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले होते हैं। बहसबाजी केवल अहंकार की ऐसी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे पर चिल्लाने की होड़ सी लगी होती है। जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है वह तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ वह है जो उससे बहस करता है। क्या यह किसी काबिल है? हम जितनी बहसें जीतते हैं हमारे दोस्त उतने ही कम होते चले जाते हैं। सवाल यह है कि हम ठीक भी हों तो क्या बहस करना उचित है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी की बात के विरोध में कभी कोई मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए? जरूर उठाना चाहिए, लेकिन नरमी और समझदारी से। कुछ इस तरह की निष्पक्ष बात करते हुए जैसे कि जहाँ तक मुझे खबर है अगर दूसरा व्यक्ति बहस कर रहा हो तो हमें उसे गलत साबित भी कर सकते हैं। तब भी क्या यह उचित होगा? मैं ऐसा नहीं सोचता। एक बार अस्वीकार किए जाने के बावजूद क्या हमारा दोबारा अपना विचार प्रकट करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बहस उस तंग दिमाग से आ रही है जो क्या ठीक है बजाय कौन ठीक है साबित करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर किसी पार्टी में खासकर कुछ पैग लेने के बाद कोई बड़े अधिकार के साथ कहता है इस साल का निर्यात 50 अरब डॉलर का है। हम जानते हैं कि उसकी जानकारी गलत है और वास्तव में निर्यात 45 अरब डॉलर का हुआ है। हम कैसे जानते हैं? हमने यह उसी दिन के अखबार में पढ़ा था या हमने पार्टी के लिए आते समय रास्ते में रेडियो पर सुना था और हमारी कार में एक बुलेटिन पड़ा है जो हमारी बात को सही सिद्ध कर सकता है। क्या हम अपनी बात साबित करेंगे? हाँ, ऐसा कहकर मेरी जानकारी के अनुसार निर्यात की रकम 45 अरब डॉलर है। यदि दूसरा आदमी ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तुमको नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे एकदम सही पता है कि कितना है, यह 50 अरब डॉलर ही है। ऐसे में हमारे पास कई रास्ते हैं। नंबर 1, अपनी बात दोहराएं और बहस शुरू कर दें। नंबर 2, भागकर अपनी गाड़ी से बुलेटिन ले आएं और उस आदमी को गलत साबित कर दें। नंबर 3, तर्क करें लेकिन बहस नहीं। नंबर 4, नज़रअंदाज कर दें। तीसरा और चौथा रास्ता सही है। अगर कोई जिंदगी में बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतया कुशल और समझदार बनना ही पड़ेगा। पूर्णतया कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में ना उलझना। तर्क और बहस में क्या अंतर है? बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी। बहस अहंकार और बंद दिमागी से उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से उपजता है। बहस में अज्ञानता की अदला बदली होती है, जबकि तर्क में ज्ञान की। बहस से लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी का।
बहस में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सही है, जबकि तर्क में यह साबित किया जाता है कि क्या सही है। मन में पहले से राय बनाए बैठे व्यक्ति के साथ बहस करना समझदारी नहीं है। ऐसा आदमी बंद दिमाग का होता है, इसलिए हम उसे तर्क से नहीं समझा सकते। एक छोटा दिमाग और बड़ा मुंह आमतौर पर बेबुनियाद बहस को जन्म देता है। तर्क करने के लिए बिना किसी रुकावट के दूसरे इंसान को भी अपने मन की बात कहने का अवसर दें, उसे मन का मैल निकालने दें, उसे हर कदम पर गलत साबित करने की कोशिश ना करें। उसे ये मौका कभी न दें कि वह हमको अपने स्तर तक गिरा दे। उसे इज्जत दें और तहजीब से पेश आएं, इससे वह दुविधा में पड़ जाएगा। कारण चाहे कोई भी हो, स्थिति को संभालने का सही तरीका यही है कि धैर्य से सुने, झगड़ा या जवाबी आक्रमण ना करें। इससे दूसरा दुविधा में पड़ेगा, क्योंकि उसे झगड़े की उम्मीद रहती है। तीसरा, माफ़ी मांगे जाने की उम्मीद ना करें। कुछ लोगों को माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे उन्होंने गलती की हो। छोटी छोटी बातों में राई का पहाड़ ना बनाएं। तर्क करने का मतलब सिर्फ सही समय पर सही बात कहना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि जो नहीं कहना चाहिए उसे ना कहा जाए। बच्चों को अपनी बात कहने की कला तो सिखाई जाए, लेकिन पलटकर जवाब देने की नहीं। बड़े होने के नाते हमें भी झगड़ालू बने बिना असहमति व्यक्त करने की कला सीखनी चाहिए। बहस के दौरान एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, उससे उसकी परवरिश का पता चलता है। बहुत पहले मैंने सीख लिया था कि सूअर से कुश्ती कभी नहीं लड़े, आप तो मैले हो जाएंगे, साथ ही यह सूअर को अच्छा लगता है। साइरस चिंक। तर्क शुरू करने के तरीके। खुले विचारों वाले बने, बहस में घसीटे न जाएं, बीच में न टोकें। अपने विचार कहने से पहले दूसरों के विचार सुने। बात स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछें, इससे दूसरे व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा। बात को बढ़ा चढ़ाकर ना कहें। बात मनवाने के लिए उत्साह दिखाएं, पर दबाव न डालें। बात स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। छोटी छोटी बातों पर लचीला रवैया अपनाएं, लेकिन अपने सिद्धांतों पर नहीं। इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं। अपने प्रतिद्वंदी के गर्व को ठेस पहुंचाए बिना उसे आराम से पीछे हटने का मौका दें। बात ठुकराए जाने से उसे ठेस लग सकती है। नरम लफ्जों में ठोस तर्क पेश करें, न कि कड़े लफ्जों में हल्के तर्क। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है। उसके तर्क कमजोर होते हैं, पर लफ्ज तीखे और कठोर। विचार विमर्श के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। बहस को खत्म करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपनी अज्ञानता दिखाते हुए इस तरह के सवाल पूछें। हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्या हम थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? क्या हम अपनी बात थोड़ी और स्पष्ट कर सकते हैं? अगर इनमें से किसी से भी बात ना बने, तो ज़्यादातर बेहतर होगा कि अदब और तहजीब से अपनी असहमति जाहिर कर दें। 13वां कदम, पीठ पीछे बातें ना करें। याद रखें, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बातें करते हैं, वे हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बातें करते हैं। गप हाँकने और झूठ बोलने के बीच करीबी रिश्ता है। एक गप्पी बातें सुनता तो जल्दबाजी में है, मगर उन्हें मजे ले लेकर सुनाता है। वह अपने काम पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ना तो उसके पास काम होता है और ना ही दिमाग। गप्पी की दिलचस्पी काम की बातों से ज्यादा उड़ती खबरों को सुनने में होती है। गप मारना एक ऐसी कला है जिसमें कुछ खास कहा भी नहीं जाता और ना ही कुछ अनकहा छूटता है। किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीज़ों के बारे में बात करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं। गप मारने से किसी के चरित्र की निंदा और बदनामी भी हो सकती है। गप सुनने वाले उतने ही दोषी हैं जितने कि गप मारने वाले। गप हाँकने वाला अक्सर अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है। गप्पी इंसाफ का आदर नहीं करता, वह दिलों को तोड़ता है, जिंदगियों को तबाह करता है। वह धूर्त और दुर्भावना से भरा होता है। वह असहाय और कमजोर इंसान को अपना शिकार बनाता है। गप की रोकथाम मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी न तो कोई शकल होती है और ना ही नाम। गप लोगों को प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाती है, सरकारों का तख्ता पलट देती है, वैवाहिक जीवन में दरार डाल देती है, कैरियर बर्बाद कर देती है, निर्दोषों को रुलाती है, दिलों को चोट पहुंचाती है और नींद उड़ा देती है। अगली बार जब हम गप का मजा ले रहे हों तो खुद से पूछें, क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें सभ्यता और उदारता है? क्या ये जरूरी है? क्या मैं अफवाहें फैला रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छी कहता हूँ?
क्या मैं अफवाहें फैलाने में मजा लेता हूँ और इसके लिए दूसरों को उकसाता हूँ? क्या मेरी बातचीत इन शब्दों से शुरू होती है कि किसी से ना कहना? क्या मैं गोपनीयता बनाए रख सकता हूँ? गप मारने से बचें, याद रखें, छोटे मुंह वाले बड़ी बातें करते हैं। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।